नमस्कार दोस्तों। मैं शुरुआत करूंगा आपके कुछ चंद पंक्तियों से लेकर कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। आज ग्रेड 1 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ऐसे शख्स के लिए मैंने ये पंक्तियां कही हैं जिसका भूगोल में इतना बड़ा योगदान है, जिससे आप सब वाकिफ हैं। आप जो इसकी तैयारी करते हैं वो सब जानते हैं, और वो शख्सियत है वॉन हम्बोल्ट। वॉन हम्बोल्ट जर्मन विचारक, और एक ऐसे विचारक जिन्होंने भूगोल की रूपरेखा को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मित्रों, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जब बात की जाती है तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं कि वॉन हम्बोल्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ, कि इनका जन्म 1769 ईस्वी में आपके जर्मनी में हुआ था। 1769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और यह जन्म हुआ था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। हम्बोल्ट की जो मृत्यु हुई वो 1859 ईस्वी में हुई, कि 1859 ईस्वी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की मृत्यु हुई। और ये बहुत बड़े जर्मन विचारक थे, और एक ऐसा शख्स जिसने मार्को पोलो के बाद में दुनिया की बड़ी लंबी यात्रा करी थी, और वो कोई शख्स दूसरा नहीं था, वो था वॉन हम्बोल्ट। जैसे कि मार्को पोलो जो है, इन्होंने 64,000 किलोमीटर की यात्रा करी, तो मार्को पोलो के बाद में इन्होंने भी एक लंबी यात्रा जो है अपने जीवन में की थी, जीवन काल में, और वो थे वॉन हम्बोल्ट थे। वॉन हम्बोल्ट, इन्हें बहुविज्ञ कहा जाता है। बहुविज्ञ इसलिए कहा जाता है कि वॉन हम्बोल्ट को, कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अधिकाधिक विषयों की क्या थी, जानकारी थी। यह आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें बहुविज्ञ कहा जाता है, इन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, इन्हें बॉटनिस्ट कहा जाता है, इन्हें एनाटॉमिस्ट कहा जाता है, इन्हें आकृति विज्ञानविद्ता कहा जाता है, और इन्हें जलवायु विज्ञानविद्ता कहा जाता है। मतलब हर सब्जेक्ट का इन्हें ज्ञान था, कि ये वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री। इन्हें प्राणी शास्त्री का माना जाता है, प्राणी शास्त्री। इन्हें आकृति विज्ञानविद्ता माना जाता है, आकृति विज्ञानविद्ता माना जाता है। और भूगोल के क्षेत्र में जलवायु विज्ञान या अन्य विषयों में इन्होंने काम किया है। जलवायु विज्ञान का वेत्ता माना जाता है, कि जलवायु वेत्ता जो है वो आपके हम्बोल्ट को माना जाता है, ठीक है, और बहुविज्ञ माना जाता है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि हम्बोल्ट जो है, इन्होंने पार्थिवता का अध्ययन किया। एक ऐसी शख्सियत जिसने पार्थिवता का अध्ययन किया, कि हम्बोल्ट ने पार्थिवता का अध्ययन किया। हम्बोल्ट ने पार्थिवता का अध्ययन किया, का अध्ययन किया। ये पूछ लिया जाता है कि पार्थिवता की संकल्पना या अध्ययन करने वाला जो शख्स हुआ वो जर्मन भूगोलवेत्ता कौन हुआ, तो वह जर्मन भूगोलवेत्ता आपके हम्बोल्ट हुआ था। हम्बोल्ट एक ऐसी शख्सियत था जिसने आपके अज्ञेयवादी विचारधारा को अपनाया, क्योंकि इन्हें अज्ञेयवादी विचारक कहते हैं, दृष्टिकोणवादी विचारक भी कहते हैं। किससे कहते हैं? हम्बोल्ट को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अज्ञेयवादी कहा जाता है, इन्हें दृष्टिकोण विचारक भी कहा जाता है, और इन्होंने आगमन पद्धति भी अपनाई। तो देखो, हम्बोल्ट जो है, इन्हें अज्ञेयवादी विचारक कहा जाता है, कि ये अज्ञेयवादी विचारक थे। अज्ञेयवादी क्या थे? विचारक, ठीक है ना। कौन थे? हम्बोल्ट थे। हम्बोल्ट जो है अज्ञेयवादी विचारक के अलावा, ये ध्यान में रखना कि ये दृष्टिकोणवादी विचारक भी माने जाते हैं, दृष्टिकोणवादी विचारक भी माने जाते हैं, वादी विचारक, ठीक है। हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में आगमन पद्धति को अपनाया, कि हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में आगमन पद्धति को अपनाया। जीवन काल में आगमन पद्धति को अपनाया, यह आपको ध्यान में रखना है। आगमन पद्धति को अपनाया,
ठीक है, ये पूछा जाता है कि बताइएगा हमबोल्ट ने अपने जीवन काल में किस पद्धति को अपनाया था। तो हमबोल्ट ने अपने जीवन काल में आगमन पद्धति को अपनाया था। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये ज्ञवादी विचारक थे, ये दृष्टिकोणवादी विचारक थे। हमबोल्ट ने पार्थिव एकता की जो है संकल्पना के संदर्भ में बताया। वैसे तो पार्थिव एकता की संकल्पना को अच्छे से जो समझाया था वो पॉल विडाल्डी लाब्लास, फ्रेडरिक रेडजेल जैसी शख्सियतों ने अपनाया, लेकिन पार्थिवता की बात जो की थी वो आपके किसने की थी? हमबोल्ट ने की थी। हमबोल्ट जो है आपके पहली बार में एक मतलब ऐसा शख्स जिसने 3 महाद्वीपों की यात्रा करी, जैसे यूरोप, एशिया और अमेरिका महाद्वीप, और अमेरिका में भी दोनों महाद्वीपों में गए, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कि हमबोल्ट ने अपने जीवन काल में वो आपके अमेरिकी महाद्वीप, अमेरिकी में दोनों महाद्वीपों पर गया था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कि अमेरिकी महाद्वीप की यात्रा की, यूरोप की यात्रा की और इसके अलावा एशिया की यात्रा भी करी थी, कि एशिया की यात्रा करी। तो एक पहला विद्वान जिसने एक साथ तीनों महाद्वीपों की यात्रा की थी, और वो कौन था? हमबोल्ट था, कि एशिया की यात्रा की। और ऐसा वास्तविकता में तो मुझे पता नहीं है कि हमबोल्ट के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ, लेकिन हमबोल्ट की यात्राओं के पीछे एक किंवदंती या टेलिंग स्टोरी मानी जाती है। कहा जाता है कि हमबोल्ट अपने जब जीवन काल में एक छोटी सी उम्र में था, लड़कपन में था, तो ये रूस की यात्रा पर चला गया था। जब ये रूस की यात्रा पर था तो ये मास्को शहर पहुंचा, तो मास्को में ये गलियों में घूम रहा था, और जब ये गलियों में घूम रहा था तो उस दौरान इसने उन गलियों में अपने जार का जो महल था उस झरोके से एक सुंदर लड़की को देखा। मतलब ये नीचे थे और झरोके में एक लड़की खड़ी थी। तो उन्होंने वहां पास के लोगों से पूछा कि यार ये जो बेटी है या ये लड़की है ये किसकी बेटी है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ राजा जो जार है उसकी बेटी है। तो हमबोल्ट ने कहा कि यार बड़ी अच्छी है, मैं इससे शादी कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि यार आपका दिमाग खराब हो गया। कि इसमें दिमाग क्या खराब है, मुझे पसंद आई है, मैं पूछ लेता हूँ। तो वो जार, उन्होंने कहा भाई जार से बात करनी पड़ेगी। तो वो जार के दरबार में पहुंच गए, और जार के दरबार में जाकर जार ने पूछा बताओ कैसे आए, क्योंकि जार का बड़ा खौफ था उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं साहब, आपकी बेटी मुझे पसंद आई है, मुझे उससे शादी करनी है। जार भी बोचक करे गया कि यार इससे बिल्कुल परवाह नहीं है, और ये यहाँ कर मुझसे अपनी बेटी का हाथ मांग रहा है। तो उसने कहा, जार ने कहा कि ठीक है, कि हो सकता है कि कोई पागल व्यक्ति हो या कोई वैसा हो, तो ऐसा करना कि आप कल आ जाना, कल आपका विवाह करवा देंगे। ठीक है। तो जैसे ही बाहर निकला तो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमबोल्ट किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हमबोल्ट जो है उसने, लोगों ने पूछा कि भाई क्या कहा जार ने? तो जार ने कहा भाई कल आ जाना। तो लोगों ने कहा भाई अब मत जाना, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमबोल्ट ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा भाई, मुझे तो शादी करनी है। तो हमबोल्ट जो क्या कहा जाता है, इट्स ए टेलिंग स्टोरी, नॉट ए, आप इसे रियलिस्टिक नहीं मान सकते, वास्तविकता में एक टेलिंग स्टोरी है जो हमबोल्ट से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो किंवदंती है, मतलब कि कहीं उल्लेखित तो है नहीं। तो आपके हमबोल्ट जो है वो दूसरे दिन चला जाता है। हमबोल्ट जब दूसरे दिन जाता है तो वहाँ जार देखता है कि यार ये तो आ गया, ये तो वास्तव में यार बड़ा पागल व्यक्ति है कि जो आ गया मेरे सामने और आकर मेरे से इस तरह की बातें कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं आ गया हूँ, बताइएगा क्या करना है। तो जार उनको एक दूसरे झरोके में ले गया और ले जाकर उसने कहा कि बर्फ का जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो साइबेरिया क्षेत्र था। ये जो दिख रहा है इसके इस पार जाकर सोने के भंडार है, उनका आप यदि पता लगा दोगे तो मैं मेरी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा। हमबोल्ट ने कहा ठीक है। तो हमबोल्ट अपने साथी के साथ जो है, उनके एक साथी भी थे, उनके साथ जो है वो साइबेरिया प्रदेश की यात्रा पर चला गया। जो साइबेरिया प्रदेश की यात्रा कई दिनों तक वो करते रहे। तो एक दिन थोड़ा हल्का शाम का वक्त था, सूर्य ढलान, मतलब सूर्य ढल चुका था, अस्त हो चुका था, तो रात्रि सी हो गई थी। तो वो उनको एक कुटिया सी दिखती है। उनका दोस्त कहता है कि यार पानी पीना है, बर्फ़ का पानी, बर्फ़ तो कैसे पिए, तो वो पानी पीना है। तो उनको एक झोंपड़ी सी दिखती है, एक बुढ़िया औरत की जो है क्या दिखती है, झोंपड़ी दिखती है, और वो वहाँ चले जाते हैं। जब वो झोंपड़ी वहाँ पर दिखती है तो वहाँ जाकर वो गेट बजाते हैं। तो वो एक बूढ़ी औरत निकलती है, बताओ बेटा कैसे आए, कहाँ से आए? कि हम तो ऐसे यात्रा पर आए, सोने के भंडार की खोज में आए। कि किस ओर से आए? हम इस ओर से आए। कि आप इस ओर से आए? इस ओर? यहाँ तो बेकाल झील है, लेकिन वो बर्फ से क्या थी, जमी हुई थी, और इसमें तो कई लोग डूबकर मर गए। तो इनका दोस्त जो है उसको अटैक आ गया, माना जाता है, कहा जाता है कि उसकी तो वहीं पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
इसके बाद जो हम्बोल्ट है वो बड़ा निराश हुआ। उसने दुनिया को सबसे पहले बेकाल झील का पता लगाया और दुनिया को इसके बारे में बताया। फिर उसने, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा इसके आगे जाओगे तो एक बहुत बड़ा सागर है, तो दुनिया को सागर के बारे में बताया। और जब वो वापस जब लौट कर आया तो उसने कहा जार से मिलते तो चलते हैं, क्योंकि सोने के भंडार तो थे नहीं। अब वो जब जार से मिला तो जार ने कहा क्या सोने के भंडार मिले? कि हाँ सब मिले, और उसको ये भी पता लग गया कि जार अपन से शादी नहीं करना चाहता अपनी बेटी की। तो उसने कहा कि मिल गए सोने के भंडार में, पता लगा क्या है वो इतनी दूर है, वहां से आप ला सकते हैं। तो उसने कहा कि क्या आपकी बेटी का हाथ मुझे सौंपोगे? कि यार तेरे जाने के बाद मैंने मेरी बेटी की क्या कर दी, शादी कर दी। और उसके बाद हम्बोल्ट फिर दुनिया में कभी नहीं रुका और हम्बोल्ट ने पूरी दुनिया की क्या कर दी, यात्रा कर दी, ऐसा कहा जाता है। हम्बोल्ट एक ऐसा शख्स जिसने 3 यात्राएं अपने जीवन की, एक तो राइन नदी की यात्रा की, एक स्पेन के पठार की यात्रा की, और एक अमेरिकी महाद्वीपों की ओर उसने क्या की थी, यात्रा करी थी। किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। ये 3 बड़ी यात्राएं हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कि हम्बोल्ट ने किन किन क्षेत्रों की ओर यात्राएं करी, तो हम्बोल्ट ने जो यात्राएं करी वो यात्रा करी, एक तो आपके राइन नदी क्षेत्र की यात्रा करी। राइन नदी क्षेत्र की यात्रा हम्बोल्ट के द्वारा की गई। दूसरा, हम्बोल्ट ने जो यात्रा करी वो राइन नदी क्षेत्र के अलावा आपके जो यात्रा उसने की थी वो की थी स्पेन के पठारी क्षेत्र की यात्रा की। क्या स्पेन के पठारी क्षेत्र की यात्रा किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। और हम्बोल्ट ने अमेरिकी महाद्वीपों की यात्रा करी, कि अमेरिकी जो महाद्वीप हैं इनकी यात्रा की थी। किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। और हम्बोल्ट का जीवन जो है वो यात्राओं में ही गुजरा था, और बड़ी लंबी यात्राएं किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। ठीक है, कि राइन नदी क्षेत्र की यात्रा, स्पेन के पठारी क्षेत्र की यात्रा और अमेरिकी महाद्वीप की यात्रा जो है वो आपकी किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट महोदय जो है इन्होंने कुछ संकल्पनाएं भी प्रस्तुत करी, और ये पूछा जाता है कि हम्बोल्ट ने कौन कौन सी संकल्पनाएं दी, तो 7-8 संकल्पनाएं, जिनमें से मैं 5 आपको बता रहा हूं। और वो संकल्पनाएं कि विश्व में स्थानिक वितरणों की संकल्पना प्रस्तुत करी, कि इसने दुनिया में जो स्थानिक मान है या वहाँ की जो भौतिक विशेषताएं उनके बारे में आपके इसने बताया था। तो ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट की कभी संकल्पनाएं पूछे तो उनमें चर्चित है विश्व में स्थानिक वितरणों की संकल्पना, क्योंकि ये पूरी दुनिया में घूमा था। इसे पता था कि कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है। तो पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में, क्योंकि इसने अपनी आंखों से इन्हें देखा और इसने इनको क्या किया, उल्लेखित किया, इनका विश्लेषण दिया। इसने आपके जैसे कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका गया तो एंडीज पर्वतमाला, चेम्बरेजो जो ज्वालामुखी है उसके संदर्भ में दुनिया को बताया, और दुनिया को बताने वाला पहला विद्वान आपके कौन हुआ था? हम्बोल्ट हुआ था। कि विश्व में स्थानिक वितरणों की संकल्पना प्रस्तुत करी, क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा इसने अपनी आंखों से। इसके अलावा सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। इसने कहा था कि जो सामान्य भूगोल है वो क्या है? भौतिक भूगोल है। ये बात भी किसने कही थी? हम्बोल्ट ने कही थी। हम्बोल्ट ने ये कहा कि एक आत्मा होती है और जीवन भी एक ही होता है। वन सोल इज वन स्पिरिट की जो संकल्पना है ये आता रहता है, लिखा भी जाता है कि एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो हम्बोल्ट ने की थी, कि वन सोल वन स्पिरिट, वन स्पिरिट, ठीक है, या वन सोल वन स्पिरिट, इसने जो प्रस्तुत की थी वो किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। फिर भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमताओं की संकल्पना, जितनी भी जो दृश्य घटना है और उनके अंतर्गत जो विषमता होती है उसकी संकल्पना भी किसने प्रस्तुत की? हम्बोल्ट ने की। और हम्बोल्ट ने एकता का सिद्धांत दिया, उसमें कहा बहुलता में एकता, या यूं कहिएगा एकता का सिद्धांत, कि एकता का जो सिद्धांत है वो आपके किसने दिया था? हम्बोल्ट ने दिया था। द यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत देने वाला विद्वान कौन था? वो हम्बोल्ट था। तो हम्बोल्ट की 5 संकल्पनाएं आपके सामने है। विश्व में स्थानिक वितरणों की संकल्पना, वैसे 8-9 संकल्पनाएं हैं। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। एक आत्मा एक जीवन, भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमताओं की संकल्पना, और बहुलता में एकता की संकल्पना जो है वो आपके हम्बोल्ट महोदय के द्वारा क्या की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद में हम्बोल्ट महोदय जो हैं इन्होंने शोध विधियां भी प्रस्तुत की, और जो शोध विधियां प्रस्तुत की वो भी आपकी 5 है। एक तो आनुभविक विधि, और आनुभविक विधि प्रस्तुत करने का कारण क्या है कि इन्होंने आपके यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से अनुभव इकट्ठा किया,
कि यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से, यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से, वृत्तांतों के माध्यम से अनुभव एकत्रित किया, अनुभव एकत्रित किया। और ये जो अनुभव है इन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा। जो भी यात्रा वृत्तांत में जो देखा उसे इन्होंने अपनी किस में लिखा, पुस्तक में लिखा कि यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से अनुभव अपनी पुस्तकों में लिखा, अपनी पुस्तकों में लिखा। ये किसने लिखा था? हम्बोल्ट ने लिखा था, अपनी पुस्तकों में लिखा। एक तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम्बोल्ट जो महोदय है इन्होंने क्रमबद्ध विधि दी। हाँ बिल्कुल, द फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या क्रमबद्ध भूगोल का पिता जो है वो हम्बोल्ट को कहा जाता है कि इन्होंने जो भी चीज प्रस्तुत की, पर्वत का उल्लेख किया, पठार का किया, मैदान का किया, तो व्यवस्थित ढंग से किया, ठीक है। कि पर्वत, पठार, मैदान, इनकी सभी संरचनाओं के संदर्भ में इन्होंने व्यवस्थित अध्ययन किया, मैदान का व्यवस्थित अध्ययन किया था। और ये अध्ययन हम्बोल्ट ने किया था, कि व्यवस्थित अध्ययन किया। और ये अध्ययन किसने किया था बताओ? हम्बोल्ट ने किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। इसके अलावा हम्बोल्ट ने तुलनात्मक विधि दी, कि हम्बोल्ट ने कौन सी विधि दी? कि तुलनात्मक विधि दी। और तुलनात्मक विधि में हर एक चीज की तुलना करके उसे बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कठिन है, क्या सरल है। इन सब बातों को हम्बोल्ट ने इस विधि के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। पर्वतों की विशेषताएं, पठारों की विशेषताएं, दोनों की क्या कर दी? तुलना कर दी। तो हर चीज को तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास जो है वो आपके हम्बोल्ट महोदय के द्वारा किया गया। इसके बाद में पूर्ण शुद्धता की विधि, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज को देखा, तो सब चीज जो इनके सामने थी उसको वास्तविक रूप में लिखा। ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ाकर लिख दिया हो कि साहब ये पहाड़ है तो सब 100 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है। नहीं नहीं, जितनी ऊंचाई जो इसे नजर आई, तो वास्तविकता में इसने पूर्ण शुद्धता की विधि का क्या किया? पालन किया। हम्बोल्ट ने समताप रेखाओं के माध्यम से मानचित्र बनाया, कि समताप रेखाओं के माध्यम से मानचित्र बनाया, ठीक है। समताप रेखाओं के आधार पर मानचित्र बनाने का कार्य सबसे पहले हम्बोल्ट ने किया। आधार पर मानचित्र बनाने का कार्य हम्बोल्ट ने किया। कि समताप रेखाओं के आधार पर मानचित्र बनाने का कार्य किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था। और हम्बोल्ट ने आपके समताप रेखाओं का जो मानचित्र प्रस्तुत किया वो मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया। कि किस प्रक्षेप पर आपके समताप रेखाओं के मानचित्र को प्रदर्शित किया था? तो मर्केटर प्रक्षेप पर। प्रक्षेप के बारे में आप जानते ही हैं। तो मर्केटर जो प्रक्षेप है ना, उस पर इसने समताप रेखाओं के माध्यम से मानचित्र बनाने का क्या किया? प्रयास किया था। किसने किया था? हम्बोल्ट ने। तो हम्बोल्ट ने 5 विधियां अपनाई: आनुभविक विधि, क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि, पूर्ण शुद्धता की विधि और मानचित्र कला विधि का प्रयोग करने वाला जो विद्वान था वो कोई और नहीं, वो कौन था? हम्बोल्ट था, ठीक है। इसके बाद में यदि हम्बोल्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट ने कई पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी थी। उनमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राइनलैंड बिशाल्ट पर एक शोध पत्र। जब इसने राइन नदी और इसके आसपास के क्षेत्र की जब यात्रा करी थी तो इसने पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी राइनलैंड बिशाल्ट पर एक शोध पत्र लिखी। फिर इसने दूसरी पुस्तक लिखी प्रकृति दिग्दर्शन। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछ ली जाती है कि हम्बोल्ट की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, किसी और विद्वान की दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइएगा इनमें से हम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हम्बोल्ट के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। तो प्रकृति दिग्दर्शन लिखी। हम्बोल्ट ने मध्य एशिया पुस्तक लिखी, मिड एशिया, क्योंकि इसने एशिया की यात्रा की थी। मैंने पहले ही कहा था, आपको बताया था कि 3 महाद्वीपों की यात्रा करी। एक तो यूरोप की, एक आपके यूरोप में राइन नदी की ये यात्रा पर गया, स्पेन की यात्रा पर गया, एशिया की यात्रा पर गया और अमेरिकी यात्रा पर गया। तो यूरोपीय देशों की यात्रा की, एशिया की यात्रा की और अमेरिकी महाद्वीप की, और इसने मध्य एशिया नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। हम्बोल्ट ने मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल लिखा।
कि मैक्सिको और क्यूबा का क्या लिखा, प्रादेशिक भूगोल लिखा। और जब इसने अमेरिका में, जब ये अंतिम दिनों में था, यात्रा का जब बिल्कुल पड़ाव समाप्त हो रहा था, तब इसने दक्षिणी अमेरिकी के मूल वंशज नामक पुस्तक भी लिखी। मैं अलग से लिख देता हूँ, 7 नंबर कर देता हूँ, क्योंकि कॉस्मोस भी आपके आएगी। तो इसने दक्षिणी अमेरिकी के मूल वंशज नामक पुस्तक लिखी और इसमें बोरो जनजाति का उल्लेख किया। दक्षिणी अमेरिकी के मूल वंशज, अमेरिकी के मूल वंशज नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में बोरो जनजाति का वर्णन किया। किस जनजाति का? बोरो। और बोरो एक ऐसी जनजाति है जो शहद एकत्रीकरण का कार्य करती है। ये विनिमय की प्रक्रिया को अपनाती है। एक तो आपके असम में विनिमय प्रक्रिया अपनाती कुछ जनजातियां, और एक बोरो जनजाति विनिमय प्रक्रिया। विनिमय प्रक्रिया मतलब वस्तु के बदले में वस्तु लेना। जब कोई वस्तु दें और उसके बदले में दूसरी वस्तु लें, उसे विनिमय प्रक्रिया कहते हैं। तो ये बोरो जनजाति है ब्राजील की। तो ये जो है शहद एकत्रीकरण का कार्य करती है, विनिमय पद्धति को अपनाती है। और ये दक्षिण अमेरिकी मूल वंशज नामक पुस्तक में इसका क्या किया, उल्लेख किया। इसके अलावा हम्बोल्ट ने एफोरिज्म ऑन द केमिकल फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में, कि एफोरिज्म ऑन द केमिकल फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट नामक पुस्तक लिखी। और एक पुस्तक किसने लिखी थी? हम्बोल्ट ने लिखी थी। तो देखो हम्बोल्ट की जो पुस्तकें हैं उनमें राइनलैंड बेसाल्ट पर एक शोध पत्र, प्रकृति दिग्दर्शन, मध्य एशिया, मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, और इसके बाद में एफोरिज्म ऑन द केमिकल फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट नामक पुस्तकें लिखी। और इसके बाद में हम्बोल्ट ने जो आपकी पुस्तक लिखी वो लिखी कॉस्मोस। ये बड़ी चर्चित पुस्तक है, ठीक है। इसकी रूपरेखा हम्बोल्ट ने 1834 ईस्वी में तैयार की। 1834 ईस्वी में हम्बोल्ट ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली और इस पुस्तक का नाम है एफोरिज्म, वो आपके कॉस्मोस। रूपरेखा तैयार की, लेकिन इस पुस्तक का जो द्वितीय जो पहला जो खंड है वो 1845 में छपा। कि पहला खंड जो है 5 खंडों में लिखी और पहला खंड इसका 1845 ईस्वी में छपा। दूसरा खंड जो है वो 1847 ईस्वी में छपा, दूसरा खंड। तीसरा जो खंड है वह 1850 में छपा, तीसरा खंड ये 1850 ईस्वी में छपा। चौथा खंड जो है ये 1859 ईस्वी में छपा। और पांचवा खंड जो है इनकी मृत्यु के उपरांत 1862 में, मृत्यु के पश्चात ये 1862 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ। और 1862 में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1769 से 1859 तक 1859 तक ये जीवित रहे थे। 1859 में इनकी मृत्यु हुई और 1859 जो मृत्यु का जीवन काल था तब इनका चौथा खंड प्रकाशित हुआ था कॉस्मोस का। और 1862 में इनकी मृत्यु के पश्चात जो है आपके 5वां खंड छपा था, क्योंकि 59 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1859 ईस्वी में हम्बोल्ट की मृत्यु हो गई थी। ईस्वी में हम्बोल्ट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट जो महोदय हैं, हम्बोल्ट महोदय ने आपके ये कहा था कि इस पुस्तक के संदर्भ में, कॉस्मोस के संदर्भ में क्या कहा था कि बिल्कुल स्पष्ट बातें कही, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कही, कि हम्बोल्ट ने ये कहा कि मैं इस पुस्तक के अंतर्गत आपके ग्रेनाइट चट्टानों से लेकर, इस पुस्तक में ग्रेनाइट चट्टानों से लेकर और निहारिका तक का वर्णन मैं प्रस्तुत करूंगा। कि यह एक ऐसी पुस्तक लिख रहा हूं, कि यह एक ऐसी पुस्तक लिख रहा हूं, पुस्तक लिख रहा हूं, ये कथन रहा है, इसका स्टेटमेंट रहा है कि लिख रहा हूं जिसमें, एक ऐसी पुस्तक लिख रहा हूं जिसमें पृथ्वी की सतह से लेकर निहारिका तक का वर्णन करूंगा, निहारिका तक का वर्णन किया जाएगा, तक का वर्णन किया जाएगा। मतलब एक ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है कि जिसमें हर एक छोटी से छोटी वस्तु होगी, कि एक ऐसी पुस्तक लिख रहा हूं जिसमें पृथ्वी की सतह से लेकर निहारिका तक का क्या होगा, वर्णन होगा। ये कथन किसका था, हम्बोल्ट का था। और किस पुस्तक के संदर्भ में था, आपके कॉस्मोस के संदर्भ में। और कॉस्मोस का मतलब है कि ब्रह्मांड का इसने क्या किया था, वर्णन किया था। हम्बोल्ट ने आपके
जलवायु के अंतर, तापमान के अंतर को समझाया। उसने कहा था कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, कम होता है। ये बात भी आपके किसने कही थी? हमबोल्ट ने कही थी। ठीक है, और तापमान कम होता है तो इसके साथ ही वायुदाब भी कम होता है, इसके साथ ही वायुदाब भी कम होता है। साथ ही क्या कम होता है? कि वायुदाब कम होता है। कि वायुदाब तापमान के अंतर को इसने पहली बार समझाया, वायुदाब भी कम होता है। ये बात किसने कही थी? हमबोल्ट ने कही थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि हमबोल्ट महोदय ने आपके चिम्बरेजो ज्वालामुखी के बारे में बताया, कि चिम्बरेजो ज्वालामुखी के संदर्भ में बताया, ज्वालामुखी के संदर्भ में बताया, ठीक है। ये पूछा जाता है कि बताइए किस ज्वालामुखी के संदर्भ में बताया, तो चिम्बरेजो ज्वालामुखी के संदर्भ में बताया। ठीक है, किसने बताया था? हमबोल्ट ने बताया था। और हमबोल्ट ने कहा कि इस ज्वालामुखी में यदि आप अंदर जाओगे ना तो अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने उतर कर उसमें देखा और फिर बताया कि इसमें जब आप गहराई में जाओगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात भी किसने बताई थी? हमबोल्ट ने बताई थी। हमबोल्ट ने पनामा नहर के संदर्भ में बताया। पूछ लिया जाए कि हमबोल्ट ने किसके संदर्भ में बताया? कि पनामा नहर के संदर्भ में। ठीक है, कि पनामा नहर के बारे में बताने वाला पहला विद्वान कौन था? हमबोल्ट ने। कि आप यदि उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ना चाहते हैं तो पनामा के यहां से यदि काटकर इस तरह से आपके एक जलीय रास्ता बना दें तो ये दोनों जो महासागर हैं, इन दोनों को एक दूसरे से क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। इस पनामा नहर के बारे में बताने वाला पहला विद्वान कौन था? हमबोल्ट था। हमबोल्ट ने आपके, जैसे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इस अमेरिका महाद्वीप में यहां पश्चिमी भाग में, जो दक्षिण अमेरिका का ये पश्चिमी भाग है, इस जगह पर आपके एक ठंडी जलधारा चलती है और उसे कहते हैं पेरू या चिली की जलधारा। इस पेरू या चिली की जलधारा के संदर्भ में बताने वाला पहला विद्वान हमबोल्ट था। पेरू या चिली की जलधारा के बारे में बताने वाला पहला विद्वान कौन था? हमबोल्ट था। इसलिए इस जलधारा को आज भी हमबोल्ट के नाम पर, पेरू चिली की तो कहते ही हैं, इसे हमबोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, हमबोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। तो बताइएगा, ठंडी जलधाराओं के बारे में बताने वाला विद्वान कौन था? हमबोल्ट था। हमबोल्ट ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गुयाना चिड़िया का वर्णन किया। तो गुयाना चिड़िया की जो बीट होती है ना, उससे खाद बनाया जाता है। तो किस चिड़िया के बारे में बताया था? कि दक्षिण अमेरिका में आपकी एक चिड़िया है गुयाना, गुयाना चिड़िया के बीट से, कि गुयाना चिड़िया है और गुयाना चिड़िया के बीट से हमारे यहाँ पर खाद बनती है। तो उसके बारे में भी बताने वाला पहला जो विद्वान था वो आपके कौन था? हमबोल्ट था। चिड़िया की बीट से आपके खाद बनती है, तो उसके बारे में बताने वाला कौन था? हमबोल्ट था। हमबोल्ट ने वेनेजुएला देश में आपके एक झील है वेलेंसिया झील, कि कौन सी झील है? वेलेंसिया झील है। और वेलेंसिया झील का आकार सिकुड़ता जा रहा है। किस झील का? वेलेंसिया झील का आकार सिकुड़ता जा रहा है। वेलेंसिया झील का आकार सिकुड़ता जा रहा है। यह भी दुनिया को बताने वाला कौन था? हमबोल्ट था। उसने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह आकार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? सिकुड़ता जा रहा है। यह बात भी आपकी किसने बताई थी? हमबोल्ट ने बताई थी। हमबोल्ट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि गुआना चिड़िया जो है उसके बारे में बताया, या गुआन चिड़िया भी इसे कहते हैं, कि गुआन चिड़िया के संदर्भ में हमबोल्ट ने बताया। वेलेंसिया झील का आकार सिकुड़ता जा रहा है, ये भी बात आपकी किसने बताई थी? हमबोल्ट ने। और उस समय इनके साथ इनके साथी थे ए पोलैंड, इनका मित्र हुआ करता था, वो भी था। और इन दोनों विद्वानों ने वेलेंसिया झील के संदर्भ में बताया। हमबोल्ट ने आपके हमबोल्ट की जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की, पनामा नहर की संज्ञा इसने दी। और हमबोल्ट ने अपने यूरेनोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यूरेनोग्राफी शब्द जो है ये आपके हमबोल्ट ने दिया, जिसका अर्थ सृष्टि रचना होता है, कि सृष्टि रचना इसका अर्थ होता है।
और यूरेनोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला जो विद्वान है वो आपके कौन हुआ? हम्बोल्ट हुआ। तो यूरेनोग्राफी के बारे में बताया। हम्बोल्ट ने आपके जो साइबेरिया प्रदेश का जो बर्फ से ढका भाग है, कि किससे ढका भाग है? कि साइबेरिया प्रदेश का बर्फ से ढका भाग, साइबेरिया प्रदेश का बर्फ से ढका भाग, प्रदेश का बर्फ से ढका भाग, बर्फ से ढका भाग जो है, ढका भाग है, उसके लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया। भाग है तो उसके लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया। कि किस शब्द का प्रयोग किया? तो ये ध्यान में रखें कि परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया कि हिमावृत क्षेत्र के लिए, कि परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? कि परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया। ये पूछ लिया जाए कि बताइएगा किस शब्द का प्रयोग किया था? कि परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया, और जिसका अर्थ होता है प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है हिमावृत क्षेत्र, जिसका अर्थ क्या होता है? कि हिमावृत क्षेत्र होता है, कि हिमावृत क्षेत्र होता है। ये ध्यान में रखना। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताओ। हम्बोल्ट ने किया था कि हिमावृत क्षेत्र, परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया। इसने साइबेरिया प्रदेश के लिए महाद्वीपीयता शब्द भी दिया। यह भी आता रहता है कि साइबेरिया प्रदेश के लिए महाद्वीपीयता शब्द का प्रयोग किसने किया? हम्बोल्ट ने किया। किसके लिए किया? साइबेरिया प्रदेश के लिए। कि साइबेरिया प्रदेश के लिए, महाद्वीपीयता शब्द का प्रयोग किया। तो यूरेनोग्राफी शब्द, परमाफ्रॉस्ट शब्द और महाद्वीपीयता शब्द का प्रयोग भी करने वाला पहला विद्वान, पहला जो विद्वान हुआ, महाद्वीपीयता शब्द, महाद्वीपीयता शब्द, द्वीपीयता शब्द का प्रयोग किया। कि महाद्वीपीयता शब्द का प्रयोग किया था, और इस शब्द का प्रयोग करने वाला शब्द का प्रयोग किया। और ये पहला जो विद्वान बना वो आपके कौन बना था? हम्बोल्ट बना था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि साइबेरिया प्रदेश बर्फ से ढका भाग है, उसके लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया जिसका हिमावृत होता है। यूरेनोग्राफी का अर्थ सृष्टि रचना होता है। और साइबेरिया प्रदेश के लिए महाद्वीपीयता शब्द का प्रयोग भी करने वाला जो विद्वान था वो कौन था? हम्बोल्ट था। हम्बोल्ट ने अपना एक गुरु भी बनाया, और हम्बोल्ट का जो गुरु माना जाता है वो एजी बार्नर को माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट का गुरु किसे माना जाता है? कि हम्बोल्ट का गुरु एजी बार्नर को माना जाता है। हम्बोल्ट का गुरु एजी बार्नर को माना जाता है। ए जी वार्नर को माना जाता है। किसे माना जाता है? एजी वार्नर। कि हम्बोल्ट का गुरु एजी वार्नर को माना जाता है। ठीक है, एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पूछ लिया जाए कि हम्बोल्ट का गुरु किसे मानते हैं, तो एजी वार्नर को मानते हैं। ठीक है ना? ओके। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट का अनुयायी, जिसने हम्बोल्ट को फॉलो किया, हम्बोल्ट का अनुयायी उनके जीवन काल के बाद में जो रहा है अनुयायी, वो लुई अगासिस रहा है। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट का अनुयायी किसे माना जाता है? कि लुई अगासिस को माना जाता है। लुई अगासिस जो है ये हम्बोल्ट के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है एक तरीके से शिष्य, जो हम्बोल्ट को फॉलो किया करते थे वो लुई अगासिस थे। और हम्बोल्ट का गुरु कौन था? एजी वार्नर। लेकिन हम्बोल्ट के समकालीन एक बड़ा भूगोलवेत्ता कौन हुआ? वो कार्ल रिटर हुआ। बहुत सरल कि हम्बोल्ट के समकालीन कौन भूगोलवेत्ता हुआ? तो वो भूगोलवेत्ता आपके कौन हुआ था? कार्ल रिटर हुआ था। ये ध्यान में रखना है कि पूछ लिया जाए कि हम्बोल्ट के समकालीन बड़ा भूगोलवेत्ता जिसे पूरे जीवन काल में एक ही बार मिले, ठीक है ना, कि हम्बोल्ट का समकालीन भूगोलवेत्ता कौन था? बड़ा भूगोलवेत्ता जिसे आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहा गया। तो समकालीन भूगोलवेत्ता, ठीक है ना, कि हम्बोल्ट का जो समकालीन भूगोलवेत्ता हुआ वो था आपके कार्ल रिटर। ठीक है ना? ओके। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में कि मानव को, वो आपके प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का अध्ययन किया। ठीक है ना? ये आता रहता है कि किसको केंद्र में मानकर अध्ययन किया? तो प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का क्या किया था? अध्ययन किया था। और ये किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम्बोल्ट जो है, इन्होंने आपके जो है प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हम्बोल्ट जो महोदय है, कि हम्बोल्ट महोदय ने आपके मैक्सिको की यात्रा की, और मैक्सिको के पठार को, जब मैक्सिको की क्या की थी, यात्रा, कि हम्बोल्ट ने मैक्सिको की यात्रा की, और यात्रा के समय ये मैक्सिको के पठार पर गए। कहां गए, मैक्सिको के पठार, और मैक्सिको के पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा था। पहली बार किसी विद्वान ने कहा तो वो विद्वान कोई और नहीं, वो आपके कौन था, हम्बोल्ट था। और इन्होंने मैक्सिको की यात्रा की, तो मैक्सिको के पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा। कि कौन सा पठार कहा, कि अंतर पर्वतीय पठार कहा। ये ध्यान में रखना, ये आता रहता है क्वेश्चन कि मैक्सिको के पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहने वाला विद्वान कौन था मित्रों, हम्बोल्ट था। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन था, हम्बोल्ट था, ठीक है ना। तो ये आपके पूछा जाता है कि अंतर पर्वतीय पठार कहा। और दूसरी बात, आजकल एक शब्द चलता है क्लाइमेटोलॉजी, कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने उपयोग में लिया, तो हम्बोल्ट ने। कि आपके 3 शब्द आते हैं, एक तो आता है कि क्लाइमेटा आता है, एक आता है क्लाइमा, और एक आता है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटा जो शब्द है, बड़े ध्यान से देखना है कि क्लाइमेटा शब्द हिप्पारकस ने उपयोग में लिया। और इसने हिप्पारकस भी बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। मैं इसको ऐसे बॉक्स में कर देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे, क्योंकि यहीं पे हम्बोल्ट का यात्रा वृत्तांत अपन पूरा करेंगे। तो क्लाइमेटा जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग हिप्पारकस ने किया। किस विद्वान ने किया था, कि हिप्पारकस ने किया था। और हिप्पारकस ने जलवायु कटिबंधों के लिए किया। इसके लिए क्या, जलवायु कटिबंधों के लिए आपके क्लाइमेटा शब्द का प्रयोग किया, कटिबंधों के लिए, ठीक है ना, कि क्लाइमेटा शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में आपके क्लाइमा शब्द आया, और क्लाइमा शब्द का प्रयोग टॉलमी ने किया, कि टॉलमी ने किया, और दिन की अवधि के लिए किया। किसके लिए किया था, कि दिन की अवधि के लिए क्लाइमेटा शब्द का प्रयोग किया, कि क्लाइमेटा शब्द का क्या किया, प्रयोग किया था। किसने किया था, हम्बोल्ट ने किया था। और इसके बाद में आपके एक शब्द आता है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द आपके हम्बोल्ट ने दिया था। 3 बड़े शब्द मैंने आपको हम्बोल्ट के संदर्भ में बताए कि क्लाइमेटोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, हम्बोल्ट ने किया था, और जलवायु के संदर्भ में किया था। तो ये हम्बोल्ट से संबंधित जो विशेष बातें हैं वो मैंने आपको बताई, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके नेट में ग्रेड 1 में असिस्टेंट प्रोफेसर इन तीनों में काम में आती हैं। और इन्हीं के समय एक बड़े भूगोलवेत्ता कौन हुए थे, कार्ल रिटर, और अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार कार्ल रिटर से मिले थे। कौन मिले थे, हम्बोल्ट मिले थे। और एक साहसी यात्री, करेजियस यात्री, लंबी यात्रा की, मार्को पोलो की तरह इन्होंने पूरी दुनिया को नापा, पूरा एफर्ट किया। किंवदंतियां मैंने आपको बताई कि कोई लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको हम्बोल्ट के बारे में बता दूं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं हम्बोल्ट से संबंधित, और मैंने संक्षिप्त में और सटीक में बताने का प्रयास किया कि जन्म 1769 में हुआ, 1859 में इनकी मृत्यु हुई। बहुविज्ञ थे, बहुत सारे विषयों के ज्ञाता माने जाते थे, वनस्पति शास्त्री, प्राणी शास्त्री, जलवायुविद्ता और आकृति विज्ञान और भूगोल के क्षेत्र में तो इन्होंने काम किया ही था। एक बड़ी शख्सियत, जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको बिल्कुल हूबहू दिख रहा होगा कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूबकर जाना है। वो इन्होंने दुनिया की यात्रा कर दी, और एक ऐसी छोटी सी घटना के कारण पूरी दुनिया की यात्रा पर जा निकले। और इन्होंने पहले शख्स जिन्होंने 3 महाद्वीपों की यात्रा की, अमेरिकी महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप की यात्रा की। हम्बोल्ट ने प्राथमिकता का अध्ययन किया, अज्ञेयवादी विचारक थे, दृष्टिकोणवादी विचारक थे। अपने जीवन काल में आगमन पद्धति का प्रयोग किया, जैसे आगमन और निगमन पद्धति होती है ना, उसमें आगमन पद्धति का प्रयोग किया। राइन नदी क्षेत्र, स्पेन के पठारी क्षेत्र और अमेरिकी महाद्वीप की क्या की, यात्रा की। और आधुनिक भूगोल का जनक, पिता इन्हें कहा जाता है। क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी जो है आपके किसको कहते हैं, हम्बोल्ट को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि हम्बोल्ट जो है इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की, विश्व में स्थानिक वितरणों की संकल्पना दी। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, एक आत्मा एक जीवन, भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमताओं की संकल्पना, बहुलता में एकता,
ये भी इन्होंने दी थी, एकता का जिसे सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी। इन्होंने 5 विधियां उपयोग में ली, आनुभाविक विधि, क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि, पूर्ण शुद्धता की विधि और मानचित्र कला विधि। आनुभाविक विधि यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से अनुभव अपनी पुस्तकों में इन्होंने लिखा, पर्वत पठार मैदान का व्यवस्थित अध्ययन किया। पूर्ण शुद्धता में की विधि इन्होंने ली, तुलनात्मक अध्ययन किया। मानचित्र कला विधि में समताप रेखाओं के आधार पर मानचित्र बनाने का क्या किया, कार्य किया। किसने किया? हम्बोल्ट ने किया। इसके बाद में हम्बोल्ट महोदय की बात करें तो इनकी पुस्तक है राइनलैंड बेसाल्ट पर एक शोध पत्र, प्रकृति दिग्दर्शन, मध्य एशिया, मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, एफोरिज्म ऑन द केमिकल फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये भी बड़ी अच्छी इनकी पुस्तक है। और इनकी दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज जिसमें बोरो जनजाति का उल्लेख किया। कॉस्मोस 5 खंडों में लिखी, राजाओं कितने खंडों में? 5 खंडों में लिखी। 1845 में पहला खंड लिखा, 1847 में दूसरा, 1850 में तीसरा, 59 में चौथा और इनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने 1862 में इनकी मृत्यु के पश्चात जो है 5वां खंड छपा था। और ये बड़ा चर्चित रहता है, ये पूछा भी जाता रहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द हम्बोल्ट कौन सा पब्लिश हुआ था? 5वां जो खंड है, सेक्शन है, वो पब्लिश किया गया। ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान कम होता है, इसके साथ ही वायुदाब भी क्या होता है? कम होता है। ये बताने वाला विद्वान भी कौन था? हम्बोल्ट था। चिम्बरेजो ज्वालामुखी के बारे में बताया। पनामा नहर बनाई जा सकती है, इसके बारे में दुनिया को इन्होंने बताया। यूरेनोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, षष्ठी रचना जिसका अर्थ होता है। इसके अलावा गुआना जो गुआन या जो चिड़िया है उसके बीट, उसके लाव इन्होंने दुनिया को बताया। वैलेंसिया झील का आकार सिकुड़ रहा है, ये भी इन्होंने बताया। और हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है या पेरू की या चिली की ठंडी जलधारा का उल्लेख भी हम्बोल्ट ने किया। इसके बाद में हम्बोल्ट जो है साइबेरिया प्रदेश को बर्फ से ढका भाग बताया और उसके लिए परमाफ्रोस्ट, हिमावरित क्षेत्र के लिए परमाफ्रोस्ट शब्द का प्रयोग किया। साइबेरिया प्रदेश के लिए महाद्वीपीयता शब्द भी हम्बोल्ट ने प्रयोग लिया। हम्बोल्ट का गुरु एजी वार्नर को माना जाता है। हम्बोल्ट के समकालीन आपके वैगनर वगैरह भी हुए, लेकिन सबसे समकालीन जो चर्चित भूगोलवेत्ता हुआ वो कॉलरेटर हुआ। हम्बोल्ट का अनुयायी लुई अगासिस को माना जाता है। हम्बोल्ट ने मैक्सिको की यात्रा की और मैक्सिको की यात्रा करके मैक्सिको के पठार को अंतर पर्वतीय पठार बताने वाला विद्वान कौन था? हम्बोल्ट था। और हम्बोल्ट के से पहले 2 शब्द आए थे, क्लाइमेटा। क्लाइमेटा हिप्पार्कस एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसने उपयोग में लिया था, यूनानी था। और हिप्पार्कस ने जलवायु कटिबंधों के लिया। फिर रोमन भूगोलवेत्ता हुआ टॉलमी। टॉलमी ने क्लाइमा शब्द का प्रयोग किया, दिन की अवधि के लिए किया। और क्लाइमेटोलॉजी जर्मन विचारक आपके किसने दिया था? अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट ने दिया था। एक बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता जिसने भूगोल में वो आयाम स्थापित किए जिसे दुनिया आज तक मानती है, आज तक पढ़ती है। और इनके लिए मेरे द्वारा कहे गए सब तो बहुत ही कम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके बीच लेकर उपस्थित होते रहेंगे और इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।